ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब। कटारिया साहब, अपन बात कर रहे थे विचारधारा और वर्तमान जो स्थिति है उनको लेकर के। या मैं जानना चाहूँगा कि राजस्थान की अगर हम बात करें आपकी पार्टी, तो अभी चुनाव का लगभग 1 साल बचा है, 1.25 साल लगा लीजिए, समय ज़्यादा लंबा नहीं है। अभी पार्टी क्या स्थिति है? जो पार्टी का जो पिछले साल का जो कार्यकाल रहा वसुंधरा जी का, उसने कॉमन आदमी को पार्टी के साथ जोड़ा है। उनके विकास, उनकी योजना, उनके काम और नीचे के स्तर तक लोगों ने इस बात को महसूस किया कि वास्तव में प्रशासनिक ढांचा कैसे पकड़ में रहता है और सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कैसे काम करता है। तो उसका तो आज भी जनता में, जो सामान्यतः बहुत अधिक कोई विश्लेषण नहीं करता है, बहुत जने हैं, जो कॉमन गांव का आदमी है, जो अनपढ़ है, वो तो आदमी उस सरकार के गांव, इस सरकार में पैसा सब कुछ होते हुए भी प्रशासनिक ढांचा इतना चरमरा गया है कि सरकार की कोई बात नीचे पटवारी से लेकर के कोई भी अधिकारी तक मानेगा नहीं मानेगा, इसकी जो संशय पैदा हो गया और किसी भी प्रकार का फील्ड में काम नहीं, इसके कारण से थे। मैं सोचता हूं कि बीजेपी के और कई प्लस पॉइंट है पिछले सालों के कामकाज। केवल सामंजस्य की जो थोड़ी बहुत कमी है, ये सामंजस्य की कमी अगर निकल जाए और सब एकजुट होकर के अगर काम करें तो निश्चित रूप से आने वाली सरकार बनेगी। ये मैं नहीं कहता हूँ, गांव का साधारण आदमी कहता है, बस में चलने वाला आदमी कहता है, ट्रेन में सफ़र करने वाला, कहीं थड़ी पे खड़े होंगे तो कहेगा, किसी होटल पे खड़े होंगे तो कहेंगे। अगर कोई कमी है तो केवल आपसी सामंजस्य और एक दूसरे को नज़दीक और एक दूसरे का मान और सम्मान रखते हुए पार्टी अगर आगे बढ़ेगी तो राजस्थान में आने वाली सरकार निश्चित रूप से बनेगी। इसके कोई प्रयास किए जा रहे हैं? निश्चित रूप से प्रयास करें। मैं सोचता हूँ कि कल जो अरुण जेटली आ रहे हैं वो भी शायद व्यक्तिगत इन्हीं बातों को सुनने के लिए कि आखिर सब कुछ होते हुए भी कमी क्या है जिसके कारण से राजस्थान में एक होकर के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो पिछली बार जैसे सरकार आपकी थी, अच्छी योजनाएं थी, सरकार से आप लोगों को बाहर होना पड़ा, वजह क्या मानते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, ये जो एक आपसी सामंजस्य का जो दौर दिखना चाहिए वो उसमें से कुछ कमी थी। कुछ सीनियर लोग थे जो बिल्कुल एकांत जा कर के बैठ गए, जो पार्टी में वर्षों तक काम किया, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक तरह से अलूप माना, अलूप पाया गया। उनकी महत्ता को जैसे हमने स्वीकार नहीं किया, उनका उपयोग नहीं किया, तो उसके कारण से जनमानस में एक जो बिल्कुल विचारधारा से जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता था, उसके मन में थोड़ी सी एक निराशा जो थी, उसका कारण रहा। तो अगर ये जो गतिरोध है दूर नहीं हुआ तो आपको लगता है कि इसका नुकसान उठाना गतिरोध पड़ तो सकता है? दूर होना ही है। अगर इस गतिरोध को दूर नहीं करेंगे और देश हमारे सामने जिस हालात में खड़ा है, अगर हम अपने व्यक्तिगत अहंकार के लिए देश से भी अपने आप को बड़ा समझेंगे तो मैं सोचता हूं कि हम जिस संगठन को हमने पिछले 60 साल से सींचा है, हम उसके कार्यकर्ता ही नहीं हैं। मुझे तो आवश्यकता लगती है कि हम अपने व्यक्तिगत अहंकार को भी अगर कहीं छोड़ना पड़े तो निश्चित रूप से छोड़ करके हम इस आज की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमें निश्चित रूप से समर्पित भाव से, चाहे मेरा व्यक्तिगत कितना ही नुकसान हो, मैं उसे बर्दाश्त करूँगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो भी स्वीकार करूँगा। लेकिन आज की परिस्थिति में इस कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार देश का सर्वनाश हो रहा है, इसके बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए हमको निश्चित रूप से आगे आना ही होगा और निश्चित रूप से इसके प्रयास होंगे। कटारिया साहब, राज्य सरकार ने इसी वीक से शुरू किया है सुनवाई का अधिकार, आप क्या मानते हैं इससे? देखो, सुनवाई का अधिकार देने मात्र से, कानून बना देने मात्र से उसका इफेक्ट नहीं जाता है। जैसे शिक्षा का अधिकार अपन ने दे दिया, साल भर से ज़्यादा हो गया, उसका परिणाम आप और हम सब पेट नीचे गांव के स्कूल तक देख रहे हैं। जब टीचर ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो अधिकार देने से क्या होगा? उस अधिकार की पूर्ति के लिए जिस प्रकार की आवश्यकताएं होती है वो भी होना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि जनप्रतिनिधि और लोकतंत्र में भी अगर पहले सुनने का अधिकार नहीं था, कानूनी जामा नहीं था, सुनने का अधिकार तो पहले ही था। कलेक्टर भी पहले ही सुनते थे, हम जनप्रतिनिधि भी सुनते थे, कोई भी हमारे सामने आता तो हाँ, रिकॉर्ड रख करके अब सुनेंगे कि हमने 136 प्रकरण आए थे, 118 निपटाए और उसका एक टेबुलेशन जरूर हो जाएगा। मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सुनवाई का अधिकार भी तब कारगर होता है जब सुनने वाले के मन में कुछ दया, कुछ करने का भाव हो और कुछ सच्चाई के आधार पर निर्णय करके मंशा हो। बाकी सुन भी गया लेकिन उसका दिल और दिमाग उसके प्रति न्याय करने का नहीं है तो वो सुनने से भी क्या लाभ। चर्चा है कि पार्टी में आपको नई जिम्मेदारी दी जा रही है। नहीं, मुझे तो पार्टी कोई जिम्मेदारी ना दे रहे। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता रहा हूँ शुरू से लेकर आज तक, और आज भी अपनी विचारधारा के लिए ही काम करता हूँ। और इस कारण से बिना जिम्मेदारी दिए भी वो सब करूँगा
जो पार्टी के लिए हित में होगा। और जिम्मेदारी जो मुझे आज दिन तक काम दिया है, मैंने उसको बखूबी पूरा करने का प्रयास किया है। मैंने कभी भी नुस्ख नहीं निकाले। मेरा केवल मन का थोड़ा सा पीड़ा तो यही है कि जिस पार्टी और जिस पार्टी को खड़ा करने वाले लोगों ने जिस प्रकार का जीवन समर्पित करके इस पार्टी को, जिस विचारधारा को खड़ा किया, जब उससे आजू बाजू जाते हैं और उसमें कुछ कमियां दिखती है तो मन को पीड़ा होती है। कटारिया साहब, आप राज्य के गृह मंत्री रहे हैं, सिस्टम को बहुत नज़दीक से देखा है। पुलिस का आप देखे होंगे, आप तो हमसे बहुत सीनियर हैं। पहले एक सिपाही भी जाता था तो पूरे गांव में चर्चा होती थी कि सिपाही क्यों आए हैं। आज वहाँ से एसपी निकल जाए, पूरी फोर्स निकल के चले जाए तो बस जो सड़क पे चल रहे हैं वो लोग देखें, लेकिन एक जो खौफ होना चाहिए पुलिस का, एक जो डर होना चाहिए अपराधियों में, वो बेखौफ हो रहे हैं। और पुलिस के साथ आए दिन जो हादसे हो रहे हैं आप देख रहे हैं सामने, इसकी वजह क्या मानते हैं? तो निश्चित रूप से क्या है कि जब पुलिस का जो मॉरल है वो गिरेगा, उसके अंदर जब अपने आप में असुरक्षा की भावना आएगी, उसको लगेगा कि मेरी अच्छी बात को भी कोई अच्छी बात कहने को तैयार नहीं होगा, तो उसे गिरावट आएगी। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यही लोग मेंटेन करेंगे, चाहे मैं आया, चाहे अगली बार और कोई तीसरा आ जाएगा। गृह मंत्री बदल सकता है, लेकिन आईजी और एसपी तो 30 साल तक नौकरी करेंगे। उनको अच्छे व्यक्तियों को अच्छी जगह अगर अपन लगाएं और फेयर निर्णय करने में राजनीतिक दखलंदाजी के ऊपर अगर काबू प्राप्त करें, न्याय में कभी किसी पार्टी के आधार पर न्याय को नहीं देखें, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, ये देखने का नज़रिया अगर कोई देगा तो राज्य में रहने वाले व्यक्ति देंगे। और अच्छी टीम बना करके अपनी इसी टीम्स को अच्छी जगह पोस्टिंग करके अगर काम करेंगे तो उठेगा। दुर्भाग्य हमारा ये हुआ कि राजस्थान में 56 जो है ना, हमारे पुलिस के कांस्टेबल से लेकर के अधिकारियों तक को अपराधियों ने मार दिया, जो आज हिंदुस्तान का रिकॉर्ड नंबर 1 बन गया। तो जब पुलिस ही स्वयं पिट रही है, मर रही है, और उसके बाद भी अपराधियों पर किसी प्रकार का भी कोई सख्ती का काम नहीं हो पा रहा है, तो पुलिस का मनोबल टूटेगा। और जब पुलिस का मनोबल टूटेगा तो ये सोचेगा कि मुझे भी अपने बच्चे पालने, मैं ज़बरदस्ती इस बवाल में क्यों पड़ूं, जैसा समय निकल जाए वैसा निकालूं। तो मुझे लगता है कि इस राज के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर किसी की प्रायोरिटी नहीं रही। और न तो मुख्यमंत्री ने इसकी चिंता की, न शांति धारीवाल जी ने की। शांति धारीवाल ने चिंता की तो उनका स्वायत्त शासन में कहाँ रोड बनेगी, कहाँ ब्रिज बनेगा, कहाँ टनल बनेगी। उनका ये नहीं कि आज राजस्थान में कौन कौन से संगीन अपराध हुए, अपनी टीम के साथ बैठते कि भाई ये संगीन अपराध हुए तो क्यों हुए, इसका हल निकाला जाए तो क्या है, इसके लिए क्या कानून में बदल करने की आवश्यकता है या कहीं लोगों को लगाने में है। और जब निर्णय जो है अगर फेयर करना शुरू कर दे तो यही पुलिस जो है ना, दमदार पुलिस है राजस्थान की। ऐसी कोई बात नहीं कि राजस्थान की पुलिस कोई गई बीती है। मैंने तो 5 साल तक, मैं जीवन में एक बार असफल हुआ, वो गुजर आंदोलन में, जिसकी पीड़ा मेरे मन में आज भी है। अन्यथा मेरी पुलिस, चाहे मैं आज इस पद पे हूँ या नहीं हूँ, कांस्टेबल से लेकर के ऊपर से ऊपर अधिकारी ये बात कह सकता है कि पुलिस को जितना मॉरल उठाने का काम और जितनी उसकी सुविधाओं का ध्यान दिया और जितना उसको हमें प्रमोशन और जितना उनको बेनिफिट दे सकता था वो मैंने देने का प्रयास किया, और उसके कारण से उनमें भी काम करने की कैपेसिटी निश्चित रूप से बढ़ी। तो मैं सोचता हूँ काम लेने वाले व्यक्तियों को ही अपने काम लेने के तरीके में कुछ तो भी बदलाव करना होगा, जिससे इसका मॉरल उठे और अच्छे लोगों को अच्छे स्थान पे लगाएं। राजनीतिक आधार पर पोस्टिंग और इधर उधर लगाने का जो धंधा इस राज्य में होने लग गया है, उसको ख़त्म करें। कटारिया साहब, मुझे ध्यान है कि आपने प्रमोशन के साथ साथ लोगों को घर भेजने का भी काम किया था। एक लिस्ट बनाई थी आपने, कितने लोगों की, डिप्टी एसपी तक को भी आपने वापस भेजा था। कटारिया साहब, एक सवाल है कि राज्य में अक्सर चर्चा होती है, कई संगठन अपने प्रयास भी करते हैं, क्या तीसरे मोर्चे की संभावना लगती है आपको? देखो, मुझे राजस्थान में लगती नहीं। मेरा जो पिछला 35 साल का अनुभव है, राजस्थान में तीसरा मोर्चा कारगर होता नहीं है। इससे कभी कभी निर्दलियों को कुछ फ़ायदा मिल जाए वो बात है। तीसरा मोर्चा यहाँ बनाने का जब भी जिसने भी प्रयास किया, वो एक बबुले की तरह से बाहर निकला और फिर उसको में ख़त्म हो गया। तो मुझे कोई संभावना लगती नहीं। और इस कारण से निश्चित रूप से अब तक राजस्थान में हम तीसरे फ्रंट के रूप में ही थे, जनसंघ के रूप में थे, क्योंकि हमसे स्वतंत्र पार्टी आगे थी। लेकिन हम तीसरा मोर्चा नहीं था, हम एक विचारधारा की पार्टी थी। अब दुर्भाग्य ये कि जो मोर्चा बनेगा वो तो राज प्राप्त करने का एक मोर्चा बनेगा। तो जो राज प्राप्त करने की सोच करके राजनीति में आगे बढ़ता है, जनता उसे लंबे समय तक स्वीकार नहीं करती। कटारिया ऐसा मैं कई बार देखता हूँ, विधानसभा जब हवा महल में हुआ करती थी तब से मैं देख रहा हूँ, असेंबली में कई बार आप गुस्सा आता है, कई बार भावुक भी हो जाते हैं, क्या वजह है?
उसके कारण ये है कि मेरी अंतर मन में कई तरह की पीड़ाएं उठती हैं, और विशेष करके जो गरीब आदमी है, जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, उसके बारे में विचार करने का तौर तरीका ठीक नहीं है। हमारी जो नीतियाँ और नियम बनते हैं वो उनको देख के नहीं बनते हैं, कुछ विशेष प्रकार के लोगों को देख के बनते हैं। जैसे आज भी 65 साल के बाद भी किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिलता है। आज भी हमारे यहाँ पानी की बोतल 15 रुपये में रेलवे स्टेशन पे मिलती है, और किसान की गाय का दूध आज भी 18 रुपये और 20 रुपये किलो में जाता है। इन नीतियों को कौन बदलेगा? ये काम सरकार का है। पानी की बोतल का 15 रुपये की कीमत तय कैसे हो गई? किसने तय कर दी? क्यों हो गई? ये कंट्रोल करना भी तो उसी का है। और जो मेहनत करके कमा रहा है, जब आलू पैदा करता है तो 4 रुपये किलो में बिकता है, वही आलू ठंडे घर में चला जाता है तो 18 रुपये किलो हो जाता है। ये निर्णय करना किसको है? ये जो किसान को उसकी कीमत जब तक नहीं दोगे तब तक आप उसकी गरीबी कैसे दूर करोगे? जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वो सबसे ख़राब खाता है। और हम जो नीतियाँ बनाते हैं, हमने बना दी, इतने प्राइवेट स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ बना दी, अब उसे गरीब का बच्चा पढ़ सकेगा क्या? अब 60 लाख में डॉक्टर बनता है, क्या 60 लाख दे सकेगा कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए? उसके मन में कितनी पीड़ा होगी कि उसका पड़ोसी का बच्चा, मैं ना, हमारी मेरिट में तो उतना ही है जितना मेरा लड़का है, लेकिन मेरा लड़का मेडिकल में इसलिए नहीं जा सका कि मैं 60 लाख रुपए जमा नहीं करा सकता हूँ, और वो मेरा पड़ोसी का बच्चा क्योंकि 60 लाख जमा कराता है। ये जो संघर्ष पैदा होगा ये इस देश को एक विकट परिस्थिति में ले जाएगा। आज लग नहीं रहा लोगों को, लेकिन ये जो हमने शिक्षा का जो व्यवसायीकरण किया है, ये गरीब आदमी के विकास के लिए नहीं किया, हमने पैसे वालों को और पैसे वाला बनाने का एक रास्ता खोल दिया है, जो देश के लिए बहुत भारी पड़ेगा। कटारिया साहब, 2 छोटे-छोटे से सवाल है मेरा। एक सवाल ये है, देश में आपकी पार्टी में प्रधानमंत्री को लेकर के काफ़ी कई बार चर्चा का विषय होता है। नरेंद्र मोदी को लेकर के भी चर्चा है। अगर उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाता है तो आपका क्या मानना, व्यक्तिगत राय क्या है? मैं सोचता हूँ कि हमने कभी व्यक्ति पूजा की नहीं, और व्यक्ति पूजा कभी दिमाग में रहती नहीं है। हम तो यह है कि विचारधारा के आधार पर काम करने वाले लोगों को, जो भी बहुमत में आ जाएगा उसको योग्य से योग्य व्यक्ति को बना देंगे। ये जो घोषित करके प्रधानमंत्री बनाने की जो परिपाटी बनी, इसको मैं ठीक नहीं मानता हूँ। मैं सोचता हूँ जिस पार्टी का बहुमत आता है उस पार्टी को भी तो अधिकार होना चाहिए कि उसका अच्छा से अच्छा वर्कर कौन है जिसको इस काम को सुपुर्द किया जाए। पहले से ही व्यक्ति को निर्धारित बनाएंगे तो व्यक्ति फिर अपने अनुसार सारा संगठन का ढांचा खड़ा करेगा, जो देश के लिए और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं रहेगा। विचारधारा के लिए अगर अपने को लोकतंत्र चलाना है तो विचारधारा को ही, जो पार्टी मेहनत करती है, हजारों कार्यकर्ता मेहनत करता है, एक आदमी मेहनत थोड़ी करता है, तो उसका निर्णय एक आदमी को कैसे दे दिया जाए कि वो चाहेगा जैसे करेगा। मैं इस पक्ष का आदमी नहीं हूँ। मैं यहाँ के लाखों कार्यकर्ता जिस पार्टी को जिताते हैं, उस पार्टी के संगठन को चलाने वाले जो समर्पित कार्यकर्ता ऊपर बैठे हैं, जो राजनीति में सक्रिय भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन उनके अनुसार कौन अच्छा से अच्छा व्यक्ति इस देश को सही, जैसे अटल जी का सिलेक्शन था, वो एक दिन का सिलेक्शन नहीं था, है ना, जिसने जीवन के प्रारंभ से लेकर के इतने वर्षों तक जिस संघर्ष में जीवन गुजारा, उसके आधार पर, उसमें भी हमने अंतिम समय में जाकर के उनके आधार पर चुनाव लड़ा। बाकी तो बहुमत आने के आधार पर हमने उनको अपने स्थान पर दिया, हमने कोई उनको घोषित करके तो नहीं लड़ा था। लेकिन ये जो परिपाटी गलत पड़ गई है कि घोषित करके लड़ना, तो मैं सोचता हूँ उसमें व्यक्ति प्रमुख हो जाएगा, विचारधारा गौण हो जाएगी, जिसको मैं ठीक नहीं मानता। कटारिया साहब, बस एक आखिरी सवाल है मेरा। राजनीति में यदि कोई ऐसा अवसर मिलता है, पूरी तरह से आपको चांस मिलता है, तो ऐसी क्या इच्छा है आपकी जो समाज के लिए, देश के लिए करना चाहेंगे? तो मैं तो क्या है कि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे आवश्यक है उसकी अच्छी एजुकेशन हो। उस एजुकेशन के लिए जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है उसको एजुकेशन के अच्छे से अच्छे अवसर मिले, ताकि वो नहीं तो 10 साल बाद उसका बच्चा कम से कम अच्छी दिशा में आ जाए। एक दूसरा, किसानों को उसकी मेहनत का मूल्य का मतलब, मैं ये समर्थन मूल्य के पक्ष में नहीं हूँ, मैं लाभकारी मूल्य मिले। दुनिया में ऐसा कौन आदमी जो बिना मुनाफे के व्यवसाय करता है? हर आदमी अपनी मेहनत का जो है मुनाफा जोड़ करके उसकी कीमत तय करता है। तो एकमात्र हिंदुस्तान का किसान, जिसको अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन वो भगवान भरोसे क्यों बिकता है? जब तक उसको अपनी मेहनत का दाम नहीं मिलेगा, देश में 60% लोग जिससे जिंदा रहते हैं उसकी गरीबी नहीं मिटेगी, उसको तवज्जो देना पड़ेगा। तो कटारिया साहब के साथ एक मुलाकात को अब देंगे हम यहीं पे विराम। आपने कटारिया साहब से बहुत सारे मुद्दे जिन पे आपने उनके खुले विचार सुने। कटारिया साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो पधारे, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। नमस्कार।